गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज हम अपनी क्लास में एक नया टॉपिक उठाते हैं। देखो, प्योरली टेक्निकल टॉपिक है और इंजीनियरिंग जो हमारा प्रोडक्शन और ऑपरेशनल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड है। हालांकि हमारा जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पेपर है ये प्योरली इंजीनियरिंग का ही पेपर है, लेकिन ये जो आज का टॉपिक अपन कर रहे हैं ये शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आज के टॉपिक का टाइटल है MSDS। MSDS का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, यानी एक ऐसी शीट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मटेरियल की सेफ्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। फिर से समझिएगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उन सभी आंकड़ों को डिस्प्ले करता है या बताता है जो उस मटेरियल की सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। क्यों करता है वो ऐसा? देखो, हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। चाहे वो लेआउट अच्छा डेवलप किया जाए या सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जाएं या स्किल्ड लेबर और एजुकेशन का प्रमोशन किया जाए, एनलिस्टमेंट किया जाए। 4 E's मैंने बताए थे। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से वो वीडियो है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मटेरियल की सेफ्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस शीट में दी जाती है डेटा फॉर्म में और कुछ टेक्निकल टर्म्स फॉर्म में, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके और अपने एम्प्लॉयज़ की या जो उसको यूजर्स हैं, उस केमिकल के जो यूजर्स हैं, उनकी जान को बचाया जा सके या उनकी होने वाले नुकसानों को या होने वाले डैमेजेस को रोका जा सके। तो ये यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि MSDS अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई केमिकल फैक्ट्री होती है या किसी केमिकल का काम हो रहा होता है, मान के चलो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक केमिकल तो यूज होगा ही होगा, राइट। तो वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, वो रिएक्टिव हो सकता है, वो फायर सेंसिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई शीट पेस्ट हुई भी होनी चाहिए, ताकि उस केमिकल को जो यूज करने वाला व्यक्ति है या उस पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उस केमिकल की सेंसिटिविटी या रिएक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और उसी प्रिकॉशन के साथ वो उसे यूज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक एम्प्लॉयर होने के नाते या एक्सपोर्टर या इंपोर्टर होने के नाते आप किसी मटेरियल जो कि केमिकल मटेरियल है उसके ऊपर इस तरह की सेफ्टी डेटा शीट नहीं लगाते हैं, नहीं बताते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक तरह से बहुत बड़े कल्प्रित हो जाते हैं आप, अपराधी बन जाते हैं आप, ठीक है। तो एक लायबिलिटी होती है कि जो भी ओनर है, यूनिट का ओनर है, वो अपने यूनिट में यूज किए जाने वाले केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी ना केवल खुद रखता हो बल्कि उस पूरी जानकारी को मुहैया भी कराता हो, यानी अवेल भी करवाता हो उन लोगों को जो उस केमिकल को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं या जो काम करने वाले हैं। तो समझ में आ गया होगा, बहुत सेंसिटिव होती है ये एरिया। अब जरा बात करते हैं इसको, इसने ये कह दिया, अगर एक शॉर्ट उस कीवर्ड में बात करें ना कि MSDS क्या है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ केमिकल। किसी भी रसायन का ये एक तरह से पूरी जन्म पत्री होती है, जन्म पत्रिका होती है, जिसको अपन कुंडली भी कहते हैं। जैसे आपको पता है एक कुंडली होती है, वो एक मानव की, एक व्यक्ति की जन्म से लेकर के उसके पूरे जीवन पर्यंत का पूरा एक डेटा शीट होता है, आंकड़ों में होता है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसको पढ़ने वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं जिनको हम ज्योतिषी कहते हैं। आज आपके और हमारे बस की बात नहीं होती है कि किसी कुंडली को देख करके उसकी टेक्निकल जानकारी के बारे में हम पता लगा सके, लेकिन जिनको इसकी जानकारी है उन्हें पता है कि कौन सा ग्रह है, कौन सा राहु, कौन सा केतु, कौन सा घर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज है बिल्कुल ऐसे ही केमिकल के बारे में एक हॉरोस्कोप होता है जिसको अपन ने MSDS कहा है, उसके बारे में प्योर जानकारी देने वाला, पूरी जानकारी देने वाले का। और इसके अलावा ये कहते हैं इट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल, केमिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में ये सारी रहस्य खोलता है, जानकारियां देता है, जैसे उसके नेचर के बारे में, यानी केमिकल के नेचर के बारे में, डिफरेंट हजार्ड्स, उसको यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स या बाधाएं आ सकती है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उसको यूज करते समय या स्टोर करते समय किन मेजर्स को यूज करना है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। फर्स्ट एड मेजर, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फर्स्ट एड मेजर किस तरीके से देना है, इसको मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लेते हैं
कि एक पेट्रोल पंप पे आग लगी है, आग लगी है, क्या यही काफी है? नहीं। कहाँ लगी है, कैसे लगी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है उस फायर एक्सटिंग्विशर वर्कर के लिए जो कि उसको बुझाने के लिए आने वाला है। क्यों ऐसा है? देखो, बात को समझो। फर्स्ट एड मेजर की बात कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। मान लेते हैं किसी घर में आग लगी है, लेकिन सिलेंडर के फटने से लगी है। एक होता है शॉर्ट सर्किट से लगी है, एक है सिलेंडर के फटने से लगी है, एक होता है कोई केमिकल की वजह से दूसरे लगी है, और एक होता है माचिस की तिल्ली की वजह से लगी है। समझ रहे बात को? लगी तो आग ही है, सारे केसेस में आग लगी है, चाहे पेट्रोल पंप पे लगी है, चाहे किचन में या घर में लगी है, और वो चाहे सिलेंडर की वजह से लगी है, किसी केमिकल के रिएक्टिविटी की वजह से लगी, जैसे पटाखों के साथ में होता है, या माचिस की तिल्ली के वजह से लगी है, या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आपको मालूम है, अगर किसी केमिकल की रिएक्टिविटी से जो आग लगती है उसको आप पानी से कभी नहीं बुझा सकते। अगर आपने पानी से बुझाने की गलती भी कर दी तो यकीन मान लीजिएगा नुकसान कहीं गुना ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो जान का हो या वो माल का हो। क्यों ऐसा होगा? आपको मालूम है, ये चीज आपकी एक समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपने किसी केमिकल से लगी आग पे पानी डाल दिया तो वो इतनी हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, यानी वो इतनी ज्यादा तापमान की होती है वो आग, कि जब पानी डालते हैं तो पानी का कंपोजिशन टूट जाता है वहां पे। और पानी का कंपोजिशन आपको मालूम है H2O होता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है वो। अब ऐसे में जब वो बॉन्डिंग टूटती है तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और आपको ये मेरी बात समझ में आती होगी कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज सपोर्टिव फॉर फायर। आग को जलाने में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। और आपको ये छोटे, जब प्राइमरी स्कूल में क्लासेस में आप थे तो आपने एक एग्जाम्पल भी किया था, एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप एक गिलास उल्टा करके कांच का रख दीजिए, कुछ सेकंडों बाद वो मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है और वो याद आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट जो आपने किताबों में पढ़ा था और आपने शायद खुद करके भी देखा होगा, तो आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर केमिकल से लगी आग पर आपने पानी डाला और पानी का कंपोजिशन टूटा और वो ऑक्सीजन अलग हुई, तो वो ऑक्सीजन उस आग को और भड़काएगी, क्योंकि वो सप्लाई हो रही है। हमें तो ऑक्सीजन को सप्लाई को कम करना है, खत्म करना है, बंद करना है। इसीलिए आपको मालूम है डस्ट डाली जाती है, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से उस फ्लेम को एक सेपरेशन दें, एक परत बना दें, एक शीट बना दें, ताकि वो बाहर की जो हमारे एनवायरमेंट की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो सप्लाई वहां पे रुक जाए और वो अपने आप उस आग का कमी हो जाए, आग बंद हो जाए। आपने देखा होगा जब भी कोई जल रहा होता है तो ब्लैंकेट उसको उड़ाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के बीच में उसकी एक शीट, कवरिंग शीट बन जाए और वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए और आग बुझ जाए। आपको समझ में आता होगा, हर आग के लिए पानी बिल्कुल भी सही नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस आग के कारणों का पता करना, तब कहीं जाकर के फर्स्ट एड मेजर्स यूज करेंगे आप। तो अगर मेरी ये बात छोटी सी आपको सिंपल समझ में आती है, हमारी डोमेस्टिक लाइफ में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो सोचो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस चीज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, जहां पे आपके उस यूनिट पे, आपके विश्वास पर हजारों लाखों मजदूर वहां काम करते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी भी उस एम्प्लॉयर के ऊपर ही होती है। तो आपकी गलती से आपको हानि हो या नुकसान हो वहां तक तो चलता है, लेकिन आपकी गलती से किसी बेकसूर बेगुनाह को भी कोई सजा मिल जाए, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है हमारे कानून की निगाह में। और ये आप नहीं कह सकते कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा करना चाहिए था। यू हैव टू बी इन्फॉर्म, यू हैव टू बी नॉलेज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आपको मैंने लॉ के जब वीडियोस बनाए थे और बताए थे, उसमें स्टार्टिंग में यही चीज कह रही थी कि कानून की अज्ञानता अक्षम्य है, क्षमा नहीं किया जा सकता उसको। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे पता नहीं था, आपको पता होना चाहिए था, राइट? तो इसीलिए ये कहता है फर्स्ट एड मेजर्स कौन से यूज किए जाएंगे ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से एमएसडीएस की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किस तरीके से उस टॉपिक के कंटेंट को ना छोड़ दूं, राइट? तो कोशिश यही करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाऊं, ताकि कि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए, रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर पता करें कि ये कब से शुरू हुआ एमएसडीएस का चलन, तो जरा यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है
4000 years ago. Oh my God, 4000 years ago, यानी 4000 साल पहले। आपको मैं बताऊं, इजिप्ट में वो जो गुंबद वगैरह बनाई जाती थी, उन पर लिख दिया जाता था कौन से केमिकल, कौन सा क्या, वो सारी चीजें लिखा जाता था, कौन सा केमिकल यूज हुआ है। आपको मालूम होगा मिस्र की पिरामिड्स जो हैं, ममीज जिनको कहते हैं अपन, उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर वो लेप किया जाता था केमिकल का, तभी तो वो बॉडी नहीं खराब हुआ करती थी। अदरवाइज तो 10, 12, 15 घंटे बाद में एक बॉडी में डिक्लाइन होने लग जाता है, राइट। तो वहाँ हजारों सालों से वो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और उसमें कोई स्मेल नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई खराबी नहीं। ऐसा कैसे हुआ? केमिकल लेप किया गया उस पर, और वो केमिकल कौन सा है, उसका क्या प्रिकॉशन है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके इसकी सेंसिटिविटी है, उस सब के बारे में वहाँ पे लिखा जाता था। तो इसका मतलब वो भी तो MSDS ही हो गया भाई, रूप बदला है तो वही MSDS। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए 4000 साल पहले से ये यूज हो रहा है। और अगर आज की जमाने की बात करें, आज के रूप में, जिस रूप में MSDS को यूज किया जा रहा है, उसकी बात करें तो हम कहेंगे 1993 में जो हमारा अमेरिकन नेशन का जो एसोसिएशन था, उसने जो ये बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि एक शीट डेवलप की जाए जो कि Z400.1 उसका नाम दिया गया था, उसको डेवलप किया गया था, और उसमें 16 सेक्शंस रखे गए थे, 16 धाराएं रखी गई थी। मैं आपको बता दूं, इसके 4 मोड्स थे। MSDS के 4 तरह के मोड्स हैं, वो सारी चीज आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो जनरल ये जो चलता है, ये ANSI NC फॉर्म में चलता है। जरा बात करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी, उससे थोड़ा सा पहले ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। व्हाट प्रोवाइड MSDS, क्या प्रोवाइड करता है? ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, यानी उस केमिकल के बारे में सारी उसकी जानकारियां, उसकी सारी रिएक्टिविटी, फायर रिएक्टिविटी या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी स्टोरेज, उसकी हैंडलिंग, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वगैरह, सबके बारे में पूरी जानकारी देता है। हु प्रिपेयर्स इट, जो केमिकल को बनाने वाला है वो भी, मैन्युफैक्चरर भी, जिस केमिकल को जिसने मंगाया है इंपोर्टर वो भी, और जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है वो भी। इन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो MSDS के बारे में पता रखें कि क्या वो MSDS में जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, रिलेवेंट है। और एक बात याद रखिएगा, हर 5 साल से MSDS को रिवाइज किया जाता है ताकि कि उसको अपडेट किया जा सके, राइट। तो हर 5 साल में अगर आप किसी MSDS को रिवाइज कर लेते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, तो ये माना जाता है कि आपने केमिकल जो रिएक्टिविटी है उसके बारे में सही जानकारी दे रखी अपने वर्कर्स को, क्योंकि कई सालों में तो फिर वो रिएक्टिविटी भी बदल जाएगी और नए केमिकल्स भी आने लग जाते हैं, तो उनकी चीज़ें, सेंसिटिविटी भी बदल जाती है। तो इस चीज़ को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन कंटेन्स, क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होती है? वही आग, हेल्थ, फायर, उसकी एनवायरमेंटल जो प्रिकॉशन है वो, इस तरह की चीज़ें, इसको यहाँ कह सकते हैं। कितने तरह के हजार्ड्स होते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड और एनवायरमेंट से रिलेटेड, इस सारी चीज़ों से संबंधित उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं टाइप्स, मैंने आपको बता दिया। अब जो टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, CAS और EC, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरा आगे बढ़ते हैं कि MSDS के बारे में जरा बात करें। तो ये कहता है MSDS क्या है? MSDS वो डाटा शीट है जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी केमिकल के बारे में, जिसमें उसका नेम, कंपोजिशन, हजार्ड्स, फर्स्ट एड मेजर्स, फायर फाइटिंग मेजर्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर स्टेप्स टू टेकन विद द स्पिल्स, हैंडलिंग, स्टोरेज, पर्सनल प्रोटेक्शन वगैरह 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 वगैरह। एंडलेस लिस्ट है, एंडलेस लिस्ट। आपको मैं एक बात बताऊं, इस समय हम कोविड-19 की सिचुएशन में हैं, और आपको मैं बता दूं, आपने एक टर्म बहुत जनरल सुनी होगी, PPE, सुनिए ना, न्यूज़पेपर में या अखबारों में बहुत बार पढ़ा होगा, और इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर आपको आती होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, राइट। तो जो फिजिकल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है ना, PPE, ये भी MSDS ही है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं? कभी किसी और परिस्थिति में तो हमने नॉर्मल डॉक्टर को PPE किट पहने हुए नहीं देखा ना। और किट का मतलब है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, उसमें गोगल होना, उसमें ग्लव्स होना, उसमें जो दूसरे मास्क वगैरह है वो होना, हुड होना, बहुत सारी चीज़ इसमें शामिल होती हैं, राइट। फ्रॉम टॉप टू
टू बॉटम वो पूरा कवर करता है बॉडी को, ताकि कि वायरस का जो इफेक्ट है वो बॉडी में ना आने पाए, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आए, चाहे वो टच स्किन सिस्टम से आए, इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन देता है। तो इसी के लिए उसका नाम दिया गया फिजिकल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो ये भी MHDS का ही एक रूप है। इसी को मैं बता रही हूँ कि ये वो चीज़ है जो आज हम जमाने में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी जमाने में हम देख रहे हैं। तो ये MHDS आपके ही कोर्स कंटेंट का एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक बात है। अब जरा आगे की बात करते हैं। MHDS के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आप क्या करोगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता है तो फिर हम उसके सेफ्टी मेजर्स नहीं यूज कर सकते और ऐसे में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया 4 मोड्स होते हैं, इसके फॉर्मेट्स 4 होते हैं। तो एक तो फॉर्मेट होता है OSHA, OSHA, OSHA। एक होता है NC, ANSI, जिसकी मैंने आपको यहाँ बात करी है। एक होता है NFPA और एक होता है HMIS, राइट, HMIS। तो इस तरह की जो बातें हैं मैं बता दूं। OSHA का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जिस समय जहां आप काम कर रहे होते हो उस समय उस चीज को यूज करने के तहत आपकी हेल्थ का किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसमें 9 सेक्शंस होते हैं। ये फॉर्मेट में 9 सेक्शंस होते हैं और 9 सेक्शंस में उसके सप्लायर की इंफॉर्मेशन, उसके हजार्डेड इंग्रेडिएंट्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फायर एक्सप्लोजन हजार्ड डाटा, रिएक्टिविटी डाटा, हेल्थ हजार्ड डाटा, प्रिकॉशन फॉर सेफ हैंडलिंग एंड यूज, कंट्रोल मेजर्स, शिपिंग इंफॉर्मेशन वगैरह सारी दी जाती है। ठीक बात है। अब आता है NC। NC का फुल फॉर्म होता है जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है और इसने 16 सेक्शंस की बात करी है। 16 सेक्शंस में हर सेक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि क्या क्या कवर करता है, जैसे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन, इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट एड मेजर्स, फर्स्ट फाइटिंग मेजर्स, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स, इंफॉर्मेशनल, यानी कहने का मतलब है हर एक सेक्शन के बारे में इसमें कुछ ना कुछ खास बात कही गई है। अगर मैं सारी बात करूंगी तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। मोटे मोटे तौर पर आप ये मान लेना कि जो OSHA है उसमें 9 सेक्शन है और NC में 16 सेक्शन है। बस ये 2 बातें याद रख लेना और दोनों के बारे में एक जनरल उसमें डाल देना कि इसके बारे में वो सारी जानकारी जो इसकी रिएक्टिविटी की या उसके हजार्ड्स के रिलेटेड होती होगी, सेंसिटिविटी की होती है, उससे रिलेटेड इसकी बातें कही जाती है। ठीक बात है। अब जरा आगे बात करते हैं। तीसरे पे आते हैं NFPA। NFPA क्या कहता है? NFPA ये कहता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन उसने ये कहा है कि बहुत सारी तरीके की फायर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, यानी हेल्थ पे कैसा असर आएगा, फ्लेमेबिलिटी क्या है उसकी, रिएक्टिविटी हजार्ड्स क्या है उसका केमिकल के साथ में, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये कहते हैं ये भी 4 तरीके का होता है और 4 तरीके में ये कहता है एक तो होता है रिएक्टिविटी, एक होता है फायर हजार्ड, एक होता है हेल्थ हजार्ड और एक होता है स्पेशल हजार्ड। ठीक है, इस तरीके से सारी बात करता है। तो अभी बहुत ज्यादा इसमें अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो, समझ में आता जाए। राइट, अब हम बात करते हैं HMIS फॉर्मेट की। वो कहता है हजार्डियस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हजार्डियस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और ये कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे NFPA होता है। राइट, तो इस तरीके की बात करता है। अब जब हमने ये सारी बात कर ली है तो अब हमें ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है और केमिकल को यूज़ करना है। इसमें आपको मैं बता दूं, एक तो CAS नंबर वगैरह लेना पड़ता है। ऐसा ही नहीं होता है कि आपने कोई भी डाटा शीट यूँ ही तैयार कर दी, ऐसे नहीं होता है। और इसके लिए आपको जो नंबर लेना पड़ता है, डाटा शीट तैयार करनी पड़ती है, तो कुछ चीज़ों की भी और भी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें एक आ जाता है CAS का मतलब होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस ये कहता है जो कि इस केमिकल के बारे में बताता है, जो केमिकल इसमें है, बेंजीन हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, कोई भी दूसरी लीड वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसे ही नहीं है कि आप यूं ही यूज कर लें, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा रिएक्टिविटी हवा के साथ में भी हो सकती है। कई चीज़ों को तो वैक्यूम में रखना पड़ता है, अगर हवा से भी फ्रिक्शन हो जाए तो एक्सप्लोजन हो सकता है। यूरेनियम के बारे में आपको पता है, बेंजीन के बारे में बता दूं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि आंखों पर असर डालती हैं, तो यानी विदाउट गॉगल आप उसे देखना भी मना होता है, इवन डायरेक्ट स्किन से टच करना भी मना होता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये सब पता होना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है
ईसी ये सर्टिफिकेट होता है। ईसी का मतलब है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसमें भी इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से होगा। इसका ये मतलब होता है वो सारी लायबिलिटीज इसमें क्रिएट हो जाती हैं जिसके पास इसका ईसी होता है किसी भी केमिकल का। यानी उस केमिकल से संबंधित कोई भी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यकीन मान लीजिए इसका जो सर्टिफिकेट जिसके नाम पे होता है उसकी जिम्मेदारी कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है। उस एक्सीडेंट में मेन रीज़न वही बन जाता है, मेन जो रूट होती है वही बन जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में चाहे वो इनहेलेशन हो या हमारे आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रिएक्टिविटी है वो किस तरीके से हमारे लंग्स पे, किडनी पे, हमारे लीवर पर, हमारे थ्रॉट में, हमारे आँखों पर, हमारे नाक पर, इन सारी चीज़ों पे किस तरह से रिएक्टिविटी हो सकती है, डिपेंड करता है किस नेचर का है वो केमिकल। तो इसी चीज़ से बचाव करने के लिए और इस बचाव के रास्तों को अपनाने के लिए MSDS तैयार किया जाता है। तो होपफुली आपको ये मेरी बात समझ में आई है, आज का टॉपिक भी समझ में आया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर गया होगा और आपसे उम्मीद कर रही हूँ एक और कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे मैसेज करते रहिए आपको और क्या समझ में आना है और क्या बाकी रह गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए इस चैनल के साथ ताकि कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच बना सकूँ। Thank you for watching my videos regularly.